वृंदावन गांव में गरीब दिवाकर अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए लोग अक्सर उसका फायदा उठाते थे। पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे बेटी, खेत में जा रहे काम करने, और क्या। पिताजी, आप रोज खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी फसल ना के बराबर उगती है। अरे बेटी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोनो बात नहीं। लेकिन पता है बेटी, जब तेरी माँ जिंदा थी ना, तो यही जमीन फसल नहीं सोना उगलती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, जैसे ये जमीन भी शायद मुझसे रूठ गई है। खैर, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल, अब मैं चलता हूँ। दिवाकर अपने खेत में जाकर काम करता है। कुछ समय बाद अरविंद वहाँ आता है। अरे दिवाकर, ए दिवाकर, अरे दिवाकर, अरे तेरी बेटी। अरे अरे क्या हो गया अरविंद भाई, मेरी बेटी को? क्या मेरी बेटी, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई, तुम्हारी बेटी कुएं में गिर गई है, जल्दी चलो। दिवाकर बदहवास होकर वहाँ जाता है। चिंता मत कर बेटी, मैं तुझको बचा लूंगा, चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ बेटी। अरे भैया, कैसे बचाओगे? यहाँ पे तो किसी को तैरना ही नहीं आता, न तुमको न हमको। अरे नहीं आता तैरना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। क्या बताऊं, क्या करूं? वो दोनों परेशानी से सोच रहे थे जब अक्षरा बोली, पिताजी, कुएं में इस बाल्टी की रस्सी को फेंकिए और मुझे खींचिए। हाँ, अभी खींचता हूँ बेटा, रुक जा। हे बेटी, तू ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तू चिंता मत कर, अभी तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। चल। दोनों वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य जी अक्षरा का इलाज करते हुए कहते हैं, दिवाकर, तुम्हारी बेटी के पैर की हड्डी टूट गई है। इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा और इलाज में पैसे भी लगेंगे। अरे लेकिन वैद्य जी, इलाज के लिए तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? दिवाकर, अब ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो, जब तक मैं थोड़ी बहुत अपनी तरफ से दवा लगा देता हूँ, दर्द में आराम हो जाएगा। दिवाकर परेशानी में मदद की उम्मीद में अपने भाई के पास जाता है। अरे भैया, क्या बात है, क्या हुआ? ये तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है भाई, काहे परेशान हो? दिवाकर उसे सारी बात बताता है। भैया देखो, ऐसा है कि मेरे पास इस समय ना फालतू में पैसा नहीं पड़ा हुआ है। अब आप तो मेरी हालत जानते ही हो। लेकिन अगर आप मुझे अपनी जमीन बेच दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या? नहीं भाई, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। देखो, तुम मुझे उधार पैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ये बताओ। अरे नहीं दे सकता भैया, माफ करो मुझे। मेरे पास जैसे पैसों का पेड़ लगा है कि उधार पैसे दे दो। जाइए, कहीं और से इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो। दीपक के इनकार पर दिवाकर निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? मेरी फसल भी नहीं उग रही है जिसे बेचकर मैं पैसे कमा सकूं। तभी वहां से एक अमीर सेठ गुजरता है। अरे, ये तो गांव के सबसे अमीर सेठ हैं। हाँ, मैं इनसे मदद मांगता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे बेटी का इलाज करवा लूंगा। सेठ जी, राम सेठ जी। अरे दिवाकर, तू यहाँ? अरे आज खेती करने नहीं जा रहा क्या? सेठ जी, मुझे काम की तलाश है, आप अगर मुझे काम दे देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती। ठीक है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं थोड़े पैसे में भी काम करने को तैयार हूँ, कर दूंगा मैं काम। दिवाकर सेठ के खेत में दिन रात मेहनत करने लगता है
और फिर अपनी दिहाड़ी मांगता है। हाँ, सेठ जी, आज का काम तो हो गया। आप मुझे मेरी दिहाड़ी दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। हाँ हाँ हाँ, ये लो। हैं सेठ जी, ये तो एक आना है और मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम है। इतने पैसे में मेरी बेटी का इलाज भी नहीं हो पाएगा और खाना पीना दवा तो सब बहुत दूर की बात है। देख भाई, आज के काम के इतने ही पैसे बनते हैं। लेना हो तो ले, नहीं तो तेरी मर्जी। अभी ये रख ले, समझ गया? मुंशी राम वहां से चला जाता है और दिवाकर अपने सीधेपन के कारण कुछ बोल नहीं पाता। हे भगवान, क्या करूं? इतने पैसे में अक्षरा बेटी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। अब मुझे ना चाहते हुए भी मनोरमा की अंगूठी बेचनी होगी। फिर वो एक सुनार के पास जाता है। हाँ, राम राम भाई सुनार भैया, ये हमको अंगूठी बेचनी है, देखिए जरा। अरे वाह 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 वाह, ये अंगूठी तो बहुत कीमती लग रही है और जरूर इस आदमी की मजबूरी है, तभी तो इसे बेचने आया है। खैर, मुझे क्या, इसे बेवकूफ बनाकर कम पैसे पकड़ा दूंगा और अंगूठी मेरे नाम कर लूंगा। सुनार जी, क्या सोच रहे हैं भाई? बताइए ना, कितने की अंगूठी है ये? अरे कुछ नहीं भाई, असल में ये है कि क्या ये कौन बनाया है तुम्हारी ये अंगूठी है? इस अंगूठी में सोना बहुत कम है, इसीलिए तुम्हें इसके बस थोड़े से ही पैसे मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। बताओ। दिवाकर खामोशी से बिना कुछ कहे वो पैसे लेकर वैद्य के पास जाता है। ये लीजिए वैद्य जी, आपके पैसे। अरे दिवाकर, ये तो बहुत कम है। वैद्य जी, अभी मेरे पास इतना ही पैसा है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही आपको और लौटा दूंगा, दे दूंगा मैं आपको। अच्छा ठीक है, चलो। फिर महीना बीत जाता है। अक्षरा थोड़ी ठीक हो जाती है और दिवाकर फिर सेठ के पास अपनी बाकी तनख्वाह मांगने जाता है। हाँ सेठ जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है, अब मेरी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अगले महीने आना। ये क्या बात हुई सेठ जी? आप मेरी मेहनत के पैसे काहे नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए सेठ जी, मैं कैसे करूंगा गुजारा? अरे भाई, जब पैसे आएंगे तभी तो दूंगा ना। मेरे घर में पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है कि 2 ठो पैसे तोड़े और दे दिए तुमको। अब जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। पैसा पैसा पैसा। सेठ मुंशी राम वहां से चला जाता है और ये सब दीपक छिपकर सुन रहा होता है। यही मौका है, अब दिवाकर को रास्ते से हटाना आसान होगा। दीपक ये सोचकर वहां से चला जाता है। जबकि रात के समय दिवाकर सेठ के लहलहाते खेत में फावड़ा लेकर जाता है। सेठ मुंशी राम, तुमने मेरे खून पसीने की कमाई मारी है ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा दूंगा। तुम्हारी जमीन में अब फसल नहीं होगा। अरे अब तुम्हारी जमीन को देख के तुम्हारी रातों की नींद उड़ेगी। देखो तुम अब। दिवाकर खेत के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदता है और उसमें एक पुरानी अजीब मिट्टी और कुछ पीतल के सिक्के दबा देता है। तभी मोहन वहां आता है। अरे दिवाकर, अरे भैया, इतनी रात को सेठ के खेत में क्या गाड़ रहे हो? क्या तुम जादू टोना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मोहन भाई, अब ये तो हमारी किस्मत है। बात यह है कि मेरी पत्नी ने मरते वक्त तो बताया था कि इस जमीन के नीचे एक प्राचीन दबा हुआ खजाना है जो सिर्फ आधी रात को ही दिखता है। देखो, मुझे ये सिक्के मिले हैं, देखो। खजाना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझको दिखाओ। ना 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 ना, ये श्रापित खजाना है। जो इसे अकेले निकालेगा वही यही राजा बनेगा। दिवाकर वहां से चला जाता है और मोहन लालच में आकर खुद उस गड्ढे को और खोदने लगता है। और उसे खोदते खोदते सुबह हो जाती है। तभी वहां दीपक आता है।
अरे मोहन, ए भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे दीपक भाई, किसी को बताना नहीं, यहाँ खजाना है। दिवाकर ने मुझे खुद बताया है। मुझे भी वही निकालना है, निकाल रहा हूं मैं। क्या मतलब? मोहन उसे सारी बात बताता है। अचानक ही सेठ मुंशीराम की सारी फसल बर्बाद होने लगती है और देखते ही देखते उसकी जमीन बंजर हो जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? ये तो जमीन बंजर हो गई, सब बर्बाद हो गया। अरे मगर दिवाकर ने तो खजाने का बताकर इसमें कुछ डाला था। इसका मतलब उसने सेठ जी की जमीन पर जादू टोना कर दिया है भाई। दोनों परेशान होकर सेठ की बंजर जमीन को देखते हैं और फिर देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे मेरी फसल, मेरी लहलहाती फसल रातों रात ये कैसे बर्बाद हो गई? कैसे हो गया सब? अरे सेठ जी, कैसे क्या होना है? मोहन बता रहा है कि कल दिवाकर भैया ने यहाँ आकर आपके खेत पर काला जादू करते हुए मिट्टी के नीचे कुछ दबाया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। फिर वो उसे खेत की मिट्टी में दबा वो पीतल का सिक्का और अजीब मिट्टी दिखाता है। इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दिवाकर के घर जाते हैं। दिवाकर, ए दिवाकर, बाहर निकल। पिताजी तो घर पर नहीं है सेठ जी। कहाँ गया वो? वो किसी बीमार रिश्तेदार को देखने दूसरे गांव गए हैं। पर सेठ जी, आपको कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। सेठ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अगले दिन दिवाकर एक घर में जाता है। अरे वाह वाह वाह, इस घर में तो बहुत सारे कीमती बर्तन हैं। इन्हें बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। आ, 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 ल, ड, ड। वो उस घर से सारा सामान और कुछ सोने के सिक्के चोरी करके भागता है। तभी कौशल्या उसे देख लेती है। दिवाकर का नाम सुनते ही सारा गांव उसे तलाशने लगता है और दूसरी तरफ दिवाकर जंगल के रास्ते से गुजरता है। तभी उसे रास्ते में एक लंबी घूंघट वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है। ओ अम्मा, अरे आराम से आराम से, ठीक से चल तो पा नहीं रही हो और मुंह में इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ है, हैं? पुत्र, घूंघट हो या ना हो, मेरे जीवन में तो अंधेरा ही है, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। हो अम्मा, एक बात बताओ, अगर आप अंधी हो तो इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? ताकि कोई मेरा चेहरा ना देख सके पुत्र। लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? पुत्र, ये मेरा मटका है और इसमें सोने का पानी भरा हुआ है। मैं इसे तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहती हूँ। क्या तुम इसे संभाल कर रखोगे? हैं? सोने के पानी से भरा मटका? अरे पर अम्मा, मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? पुत्र, अभी मुझे जाना है और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। समय आने पर मैं अपनी अमानत वापस ले जाऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। लाइए, मैं इस मटके को अमानत के तौर पे संभाल कर रखूंगा। दिवाकर सुमित्रा से मटका लेकर उसे पहाड़ी के पास एक सुरक्षित जगह छिपा देता है। हाँ, अब ये मटका सुरक्षित है। अब जब अम्मा आएगी तब मैं उन्हें ये वापस लौटा दूंगा। हाँ। दिवाकर वहां से लौट ही रहा था कि अचानक सेठ ने उसे पकड़ लिया। अच्छा, क्यों रे दिवाकर? तो तू मेरे खेत में काला जादू करने के बाद अब घरों में चोरी करने के लिए यहाँ वहां घूम रहा है? तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा, है?
अरे सेठ जी, आप ही कहाँ बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, छोड़िए मुझको, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे खेत में काला जादू और चोरी करके कहता है कि कुछ नहीं किया है, हैं? सेठ जी की बात सुनते हुए दीपक कहता है, अरे भैया, आपके पास पैसे नहीं थे मैं मानता हूं, पर आप इतना गिर जाइएगा ये नहीं सोचा था। ए दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया भाई। अगर इन्होंने चोरी की होगी तो कुछ ना कुछ तो घर से मिल ही जाएगा ना। बाकी मोहन ने जादू टोना करते हुए तो खुद ही देखा था अपनी आंखों से। हाँ 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 हाँ, ले लो तलाशी। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो डर किस बात का? और रही बात खेत में जादू टोना करने की, तो मैं कल से गांव में था ही नहीं, तो जादू टोना के सपने में करूंगा? अरे तुम चल चल, अभी घर चल, अभी सब कुछ पता चल जाएगा, चल। सब लोग दिवाकर के घर पहुंचते हैं। वहां उसकी बेटी सबको देखकर हैरान रह जाती है। पिताजी, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? गांव वालों, घर की तलाशी लो। अभी मुंशी राम ये कह ही रहा था, तभी अचानक मोहन को वहां पीतल के सिक्के और मिट्टी के साथ साथ कुछ कीमती बर्तन मिलते हैं। हाँ, ये देखिए सेठ जी, ये वही पीतल के सिक्के और वो अजीब सी मिट्टी है जिसे इसने खेत में डाला था, और साथ ही कुछ कीमती बर्तन भी है, देखिए। सेठ जी, ये तो मेरे घर के कीमती बर्तन हैं, जिसे कल ये लेकर भागा था। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। मैं नहीं जानता ये सब कहाँ से आया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे अब बाकी का माल निकाल, वरना आज तुझे राजा वैद्य के हवाले कर दूंगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से लाऊंगा मैं? देखिए, मैं बेकसूर हूँ सेठ जी, मेरी बात तो मानिए। ऐसे नहीं बताएगा, चलो इसे महाराज के पास ले चलते हैं, चलो। नहीं, छोड़ो मेरे पिताजी को। अक्षरा चिल्लाती रह जाती है, लेकिन सारे लोग उसके पिता को राजमहल लेकर जाते हैं। अरे सेठ मुंशीराम, तुम यहाँ? और इस दिवाकर को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, क्या बात है? सेठ मुंशीराम उन्हें सारी बात बताता है। दिवाकर, तुम इतने नीच निकलोगे ये हमने सोचा भी नहीं था। सबूत तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए हम तुम्हें कैद की सजा सुनाते हैं। सैनिकों, इसे ले जाओ। नहीं 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 महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज मेरी बात सुनिए, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कुछ। दिवाकर रोता है, लेकिन राजा वेद उसे कैद कर देते हैं। दूसरे दिन चोरी से अक्षरा अपने पिता से मिलने आती है। पिताजी, क्या सच में आपने खेत में जादू टोना और चोरी की थी? नहीं बेटी, मुझ पर विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बेटी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है पिताजी, बस आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं जल्द ही सच का पता लगा कर रहूंगी। अक्षरा के जाने के बाद कुछ देर बाद दीपक वहां आता है। अरे भैया, छी 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 छी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, अब तो आपकी जमीन खाली पड़ी है और आप कैद में हैं, तो आप अपनी जमीन मुझको दे दीजिए ना, जब तक मैं ही खेती कर लेता हूँ उस पे। नहीं नहीं दीपक, वो जमीन मेरी इकलौती जमा पूंजी है, जिसे मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए रखा है। मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता, ना 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 ना। दीपक ये सुनकर गुस्से से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, और कुछ समय बाद एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, कोई साधु को भिक्षा दे दो। अरे साधु महाराज, मैं तो खुदा ही कैद में हूँ, आपको क्या दे पाऊंगा? मैं तुम जैसे पापी से भिक्षा लेने भी नहीं आया, क्योंकि अगले 24 घंटे में तुम्हारे पाप की वजह से तुम्हारे पुत्री की मृत्यु होने वाली है। क्या? मेरी बेटी की मृत्यु? अरे पर क्यों 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 महाराज?
ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा दान करना होगा। अरे बाबा, हमारे पास तो एक खेत ही बस है, और क्या बताएं। संतान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करो, तुम वो खेत मुझे दान कर दो, मैं वहां मंदिर बनवाऊंगा। उसी के पुण्य से तुम्हारी बेटी बच जाएगी। बेटी की जान बचाने के लिए दिवाकर जमीन साधु बाबा को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। जब अगले दिन अक्षरा आती है, पिताजी, मुझे माफ करना, मैं अभी तक सच्चाई का पता नहीं लगा पाई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। पहले मेरे लिए तेरी जान प्यारी है, जिसे मैंने बचा लिया। अरे तू है तो मेरी दुनिया है। जान प्यारी है? क्या मतलब? दिवाकर उसे सारी बात बताता है। पिताजी, आप किस अंधविश्वास में फंस गए? जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, किसी साधु के नहीं। वो जरूर कोई ढोंगी था जिसने आपको बेवकूफ बनाया है। मैं अभी आती हूँ। अक्षरा साधु बाबा को हर जगह तलाश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। जब उसकी नजर अपने खेत पर जाती है, चाचा जी, आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, अब ये खेत मेरा है। मैंने इसे एक साधु बाबा से खरीदा है। अक्षरा ये सुनकर परेशान होती है। दूसरी तरफ घूंघट वाली सुमित्रा राजमहल आती है। महाराज, मैंने सुना है कि दिवाकर आपकी कैद में है और मैं उससे अपनी अमानत वापस लेने आई हूँ। सैनिक, दिवाकर को दरबार में लेकर आओ। कुछ समय बाद दिवाकर वहां आता है। पुत्र दिवाकर, लाओ मेरी अमानत, मेरा सोने के पानी से भरा मटका वापस करो। अम्मा, वो मटका यहाँ नहीं है। उसे मैंने सुरक्षित जगह पर छिपाकर दबा दिया था, रख दिया था। पर उसे लाने के लिए मुझे कैद से बाहर जाना होगा। ठीक है दिवाकर, हम तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देते हैं। जाओ, इन अम्मा का मटका लेकर आओ। दिवाकर उसी पहाड़ी पर जाता है जहां उसने मटका छिपाया था, पर उसे वो मटका कहीं नहीं मिलता। है? हे भगवान, हे भगवान, मैंने मटका तो यही छुपाया था, फिर कहाँ गया? अरे क्या धरती निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ चला गया मटका? वो मटके को हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता और वो फिर निराश होकर महल लौटता है। अरे पुत्र दिवाकर, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? मटका कहाँ है मेरा? अम्मा, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो मटका मुझे कहीं मिला नहीं। क्या मतलब नहीं मिला? कहीं तुमने उसे भी चोरी करके बेच तो नहीं दिया? तभी वहां दीपक आता है। वाह 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 भैया, आप कितने बड़े चोर हैं। पहले सेठ के खेत में जादू टोना किया और फिर उस औरत के घर चोरी की। अब लो बताओ भला, इन बूढ़ी अम्मा का मटका ही गायब कर दिया। वाह 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 वाह। दिवाकर, धोखेबाज चोर कहीं के, तुम्हें अब तुम्हारी चोरी और झूठ की सजा दुगनी मिलेगी। सैनिकों, अभी के अभी इसे 100 कोड़े मारे जाएं। फिर राजा वेद के आदेश पर सैनिक दिवाकर को कोड़े मारना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ जब वो खबर गांव में फैली तो अक्षरा परेशान हुई। नहीं, मेरे पिताजी इतने सीधे हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब मुझे किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वो तुरंत मोहन के पास जाती है। काका, उस रात आपने क्या देखा था? क्या वाकई पिताजी खेत को आग लगा रहे थे? अरे मोहन बेटी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो दिवाकर ही था। मोहन ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो परेशानी से वहां से निकल गई। फिर रास्ते में उसे सोने का वही सिक्का मिला। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही सिक्का है जैसा हमारे घर में मिला था। फिर वो चलते हुए रास्ते में कई सिक्के देखती है, जिसका वो पीछा करती है
और उस जगह पहुंचकर हैरान होती है। अरे, ये तो दीपक चाचा का घर है। तभी अंदर से आवाज आती है, वाह दीपक, लेकिन आपने ये सब किया कैसे? ज्यादा कुछ नहीं, मेरी और दिवाकर भैया की शक्लें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, तो मैंने उनके जैसा अपना होलिया बना लिया। और फिर मैं जानता था कि मोहन खेत के पास मौजूद है, तो मैंने जादू टोने का नाटक करते हुए सेठ के खेत में खतरनाक मिट्टी के साथ पीतल के सिक्के दबा दिए, जिससे कि सुबह तक उसकी फसल और जमीन दोनों बर्बाद हो गई। फिर उस औरत के घर चोरी करके सारा कीमती सामान लेकर भाग गया और मौका पाते ही मिट्टी, सिक्के और बर्तन दिवाकर के घर में छुपा दिया। वाह, क्या खेल खेला है आपने। लेकिन आपने उसकी वो बंजर जमीन कैसे हासिल की? अरे वो बंजर नहीं है, बल्कि बहुत कीमती है। मैंने तो सोचा है कि उसकी पत्नी के मौत के बाद मुझे वो जमीन दे देगा, मगर उसने दिया ही नहीं। इसीलिए मैंने उस पर वो जहरीली मिट्टी डाली, जिससे कि उसकी फसल ना के बराबर उगती है। लेकिन तब भी उसने मुझे वो जमीन बेची नहीं। बस तब मैंने साधु बाबा का वेश धारण किया और उसको डराया, और झट से उसने जमीन दान कर दी और मिल गई मुझे जमीन। दोनों हंसते हैं। इस बात से अनजान कि अक्षरा उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। ओह, तो ये सब चाचा जी की चाल थी। लेकिन उन्होंने मटके का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका मतलब मटका किसी और ने चुराया है। खैर, इन्हें तो मैं बाद में देखूंगी। पहले उन अम्मा के पास जाती हूँ। वो तुरंत सुमित्रा के पास जाती है। अम्मा, मैं दिवाकर किसान की बेटी हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। सुमित्रा अक्षरा की बात सुनकर कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं तेरे पिता को छोड़ दूंगी, पर एक शर्त पर। तू मुझे मेरे पुत्र के लिए बहुत अच्छी लगी है। तेरी सुंदरता मेरे पुत्र के साथ अच्छी लगेगी, इसलिए तुझे मेरे पुत्र से विवाह करना होगा। नहीं अम्मा, मैं किसी भी कीमत पर आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं अभी जाती हूं और तेरे पिताजी को और सजा दिलवाती हूं। महाराज, मैं दोबारा दिवाकर से मटका मांगने गई थी, पर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। दिवाकर की इतनी हिम्मत! सैनिकों, इसे 100 कोड़े और मारो। तो बताओ कि अम्मा का मटका कहाँ है? मुझे नहीं पता महाराज, कसम से सही कह रहा हूं, मुझे नहीं पता महाराज। वो दर्द से तड़पता है, जबकि दूसरी तरफ अक्षरा परेशान होती है। पता नहीं क्यों मुझे ये अम्मा कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन पहले मुझे महाराज का भरोसा जीतना होगा, तभी मैं सच्चाई सामने लेकर आ सकती हूँ। फिर वो अपने दिमाग में एक योजना बनाती है और अपना वेश दासी की तरह बनाकर महल में नौकरी करती है। तभी राजा वेद की एक अंगूठी गिर जाती है। महाराज, महाराज रुकिए। क्या हुआ दासी? महाराज, आपकी कीमती अंगूठी गिर गई थी, ये लीजिए। तुम चाहती तो इसे अपने पास रख सकती थी, इसे बेचकर तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता। महाराज, मैं एक ईमानदार पिता की बेटी हूँ, इसलिए ये लीजिए। तुम वाकई एक नेक लड़की हो। सच तो यह है कि हमने जानबूझकर ये अंगूठी गिराई थी ताकि हम देख सकें कि तुम कितनी ईमानदार हो। जी महाराज, लेकिन अब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो उनसे कुछ कहती है, जिसे सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। मैंने राजा वेद का विश्वास तो जीत लिया, पर अब पिताजी को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। फिर वो बाजार जाकर एक मिट्टी का मटका खरीदती है
और उसमें चमकीला सुनहरा पानी भर के पहाड़ी पर छुपाती है और फिर कुछ देर बाद खुद से तेज आवाज में बड़बड़ाती है, पिताजी ने ये सोने के पानी वाला मटका यहाँ रखा है और वो न जाने कहाँ तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी इसे यहाँ से लेकर जाती हूँ तो कोई मुझसे छीन लेगा। नहीं नहीं, मैं इसे रात में लेकर जाऊंगी, अभी यहीं रहने देती हूँ। अक्षरा ये कहकर वहां से चली जाती है, जबकि मोहन और सुमित्रा दोनों अलग अलग जगह पर छुपकर उसकी बात सुन लेते हैं। अच्छा, ये मटका यहाँ है, ठीक है, मैं इसे रात में इस लड़की से पहले ही आकर चुरा लूंगी। तभी अक्षरा कहती है, जी महाराज, ये औरत झूठी है, क्योंकि अगर ये अंधी थी तो इसे कैसे पता मैं सुंदर हूँ। और इसने खुद। दोनों चले जाते हैं। फिर रात को पहले मोहन आता है। अरे वाह 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 वाह, अब ये मटका मेरा होगा, अब मैं बनूंगा अमीर आदमी। तभी एक रहस्यमय आवाज आती है। मैं कोई साधारण मटका नहीं हूं, मैं अमीर करने वाला मटका हूं, और तुम मेरे 3 सवालों के सही सही जवाब दो, तभी तुम मटके के असली हकदार होगे। और अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सच बोलना होगा, वरना तुम जलकर भस्म हो जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूं। तो पहला सवाल, वो क्या है जो इंसान के पास जितना ज्यादा होता है उसे उतना ही कम दिखाई देता है? दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे तुम जितना ज्यादा दूसरों से चुराते हो वो तुम्हारे बोझ को उतना ही बढ़ाती जाती है? वो क्या है जो गरीब के पास तो है पर अमीर को चाहिए, और अगर तुमने उसे खाया तो तुम मर जाओगे? दीपक तीनों सवाल सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। लगता है तुम्हें जवाब नहीं पता। अब या तो सच बोलो या भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मत मारो, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। बात यह है कि वो सारी सच्चाई कबूल कर लेता है, जिसे सुनकर राजा वेद और अक्षरा बाहर निकलते हैं। अक्षरा और राजा वेद महाराज, आप? हाँ, ये आवाज और सवाल मेरे ही थे और इनका जवाब मैं बताती हूँ। पहला जवाब है अंधेरा, दूसरे का है झूठ और तीसरे का है कुछ नहीं। और मैं ही यहाँ राजा वेद को आपकी सच्चाई सुनाने लेकर आई थी। सैनिकों, असली मुजरिम ये है, दिवाकर नहीं। दिवाकर को आजाद करो और इसे कैद करो, और दिवाकर की जमीन भी वापस की जाए। और फिर कुछ देर बाद सुमित्रा वहां आ जाती है। जल्दी से मैं इस मटके को ले लेती हूँ। तभी आवाज सुनाई देती है। मैं कोई साधारण मटका नहीं, मुझे पाने के लिए तुम मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दो, तभी तुम मटके के असली हकदार होगी, वरना जवाब ना दे पाने पर तुम्हें सच बोलना होगा, नहीं तो तुम जलकर भस्म हो जाओगी। फिर वही 3 सवाल सुमित्रा से पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी उसका जवाब नहीं दे पाती। अब अपना सच बताओ या फिर भस्म हो जाओ। नहीं, मेरा कोई सच नहीं है। तभी अचानक राजा वेद, अक्षरा और दिवाकर आते हैं और फिर वहां एक और घूंघट वाली औरत आती है। ये क्या, एक जैसी शक्ल की 2 औरतें? तुम कौन हो? महाराज, महाराज, मैं पड़ोस के राज्य की असली रानी मेनका हूँ और ये मेरी जुड़वा बहन है। इसने सत्ता हासिल करने के लिए मुझे अंधा कर दिया था। ये जादुई मटका मेरे पिता का था, जो खजाने की रक्षा करता था, और जब मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी तब मुझे दिवाकर मिला और मैंने उसे ये मटका अमानत के तौर पर दिया था। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं असली रानी हूं। तो मटका आखिर गया कहां? महाराज,
मैं जब ठीक हो गई तो मैंने दिवाकर को तलाश करना चाहा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला और आखिरी बार मैंने उसे पहाड़ी वाले जंगल में अपना मटका सौंपा था। इसलिए थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे मेरा मटका मिल गया। तभी अक्षरा कहती है, जी महाराज, ये औरत झूठी है, क्योंकि अगर ये अंधी थी तो इसे कैसे पता मैं सुंदर हूं, और इसने खुद मेरी सुंदरता देखकर अपने पुत्र का मुझसे विवाह करने की शर्त रखी थी। राजा वेद ये सुनकर सुमित्रा की तरफ देखने लगे। हाँ, दिवाकर, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी चालें चले, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने वो हमेशा हारती है। और ये सिर्फ तुम्हारी इस चतुर बेटी के कारण हुआ। शाबाश अक्षरा, शाबाश। सैनिकों, इस औरत को भी कैद कर लो, ले जाओ इसे।